कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 7। हाँ पूछ तो ले, अडे ही है या चले तो ना गए। गुड्डू रणदीप को फोन लगाती है पर वो बताता है कि वो दूसरे शहर चला गया है। अब निम्मो और गुड्डू थोड़ी घबरा तो गई है, क्या करे, पर जो भी है अब घर बताना जरूरी हो गया है क्योंकि रोनी कुछ भी कर सकता है। पर पहले वे घर तो जाए तब सोचेगी, बस उससे पहले रोनी कोई पंगा ना करे। दोनों थोड़ी शंकित और डरी हुई थी कि उस दिन जैसे रोनी फिर से पंगा ना करे, पर जैसा सोच वे घबरा रही थी वैसा आज तो रोनी ने कुछ नहीं किया। किंतु यदि उसने धमकी दी है तो वो चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। सब बातों पर विचार कर अब वे निर्णय करती है कि अब घर वालों को सब बातों से अवगत करा दिया जाए, वही सही है। रोनी बहुत खतरनाक भी है, सनकी भी और ताकत और सत्ता के नशे में चूर बाप का बेटा भी। बात आगे भी बहुत बढ़ चुकी तो इस मामले से घर वालों को अवगत कराना अनिवार्य हो गया। वो 2 बार उन्हें जान से मारने की कोशिश कर चुका है। पहले तो उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया कि अपनी तरफ से मामला सुलझा लेगी, पर जिस प्रकार उसने निम्मो के साथ कॉलेज के कैंपस में करने की कोशिश की, कल को उसके हौसले बढ़कर कुछ वारदात को अंजाम देने के मंसूबे तक भी पहुंच सकते हैं। गुड्डू और निम्मो घर पहुंची। चिंता और परेशानी ने चेहरों पर बोझलता पैदा कर दी। गुड्डू गाड़ी बाहर खड़ी कर दरवाजा खोल अंदर आई तो नजर हॉल में बैठे हुए डुग्गू पर पड़ी, जो अपने खिलौनों संग खेल रहा था। शोर से सारा घर सिर पर उठा रखा था। निम्मो और गुड्डू अंदर आई। उन्होंने देखा तो दौड़ता हुआ दरवाजे पर पहुंच गया। वो गुड्डू को देख खुश हो हंसने लगी। सुबह से बोर हो गया था ना, उसे निधि दिख नहीं रही थी ना गुड्डू जिसके साथ वो खेल सके। गुड्डू को देख उसके होठों पर हंसी खेलने लगी। बूजी, वो गुड्डू को देख अपनी खुशी दिखा अपने दोनों हाथ फैला देता है कि उसे गोदी ले ले। गुड्डू की सारी टेंशन उसकी मुस्कान और उसकी बूजी बोलने ने हर ली। वो उसे गोद में उठाकर प्यार से चूमने लगी। मेरा प्यारा प्यारा बाबू, मेरा डुग्गू बूजी को पहचानने लग गया। गुड्डू उसके बूजी बोलने से खुश हुई तो वो बार बार बूजी बूजी दोहराने लगा। सुबह से बोर हो रहा था, गुड्डू को देख खुश हो गया। गुड्डू बैग निम्मो को पकड़ाकर उसके साथ खेलने लगी। निम्मो अंदर चले गई। समय अब निधि के स्कूल से आने का भी हो गया था तो थोड़ी देर में वो भी आ गई। डुग्गू ने निधि को देखा तो दौड़ता गया। मम्मा मम्मा करता खिलखिलाता उसको दोनों पैरों से पकड़कर चिपक गया तो निधि ने उसको गोद में उठा लिया। मम्मा का बाबू कैसा है, निधि उसे गालों पर चूमते बोल रही थी और वो बस खुश हुआ उससे चिपके जा रहा था। निधि चेयर पर बैठी उसे चूमे जा रही थी। उसके लिए भी उससे इतनी देर दूर रहना मुश्किल रहता है, पर क्या करे, मजबूरी है। स्कूल से थकी होती है पर घर आती ही डुग्गू का खिलखिलाता चेहरा देख सारी थकान हर लेता है। निधि के स्कूल से आने के बाद तो डुग्गू उसकी गोद से उतरता ही नहीं। निधि भी जब तक उससे जी भर खेल ना ले उसका भी कहाँ मन मानता होगा। जितनी देर मजबूरी में दूर रहती है, घर आकर सोचती है सारी ममता उस पर उड़ेल दे। दोनों माँ बेटे का प्यार दुलार खत्म हुआ तो उसने भी खाना खाया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब सब लोग बाहर हॉल में बैठ गए। गुड्डू को यही समय ठीक लगा जब वो निम्मो को भी बुला लाई। वो मम्मी और निधि को रोनी वाली बात बताना चाहती थी कि वो मरने मारने पर उतर गया है। मम्मी, भाभी, आप लोगों से जरूरी बात करनी है। गुड्डू गंभीर थी। हाँ बोल, उसकी माँ ने बताने कहा तो वो पूरी बात A to Z बता देती है कि किस प्रकार रोनी ने निम्मो से बदतमीजी की, उसकी स्कूटी तोड़ी, उसको चलती गाड़ी में घसीटा, किस प्रकार निम्मो ने उसकी पिटाई की और फिर अब आज वाला इंसिडेंट कि अब उसने धमकी दी है। गुड्डू बताती गई और वे तीनों सुनकर सन्न रह गई। गुड्डू, तैनी इतनी बड़ी बात अपने पापा से क्यों ना बताई? माँ उस पर गुस्सा करने लगी। निम्मो, या तो नादान से तू बता सके थी, पर तूने भी इसका साथ दिया। तुम उस गुंडे गैल क्यों उलझी, और जो हमने कुछ नुकसान पहुंचा दे देता फिर क्या होगा? माँ का सोच सोच कर दिल कांप गया। उन दोनों को डांटने लगी।
मम्मी मुझे लगा हम अपनी तरफ से इस मामले को सुलझा लेंगे, पर आज तो उसने निम्मो भाभी की गर्दन दबाकर मारने की कोशिश की। उन्होंने निम्मो की गर्दन पर उंगलियों के निशान देखे तो अवाक रह गई। गुड्डू, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ऐसे लोगों की जगह बाहर नहीं जेल में है। चलो उसके खिलाफ कंप्लेन लिख कर आते हैं। निधि ने पुलिस में जाने को कहा, पर गुड्डू की मम्मी ने इनकार कर दिया। ना, यो मामला पुलिस नहीं, इसका ताऊ देखेगा। गुड्डू, थारे ताऊ और पापा ने फोन लगा। मम्मी, मैंने रणदीप भैया को सब बता दिया है, वो थोड़ी देर में आते होंगे। जैसा वो कहेंगे वही कर लेंगे। पर वो तो करनाल गया से। मम्मी, अब इस मामले को भैया ही देखेंगे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो तुरंत ही वापस आ गए। थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। थोड़ी देर में रणदीप आ भी गया। वो बेहद गुस्से में था। आते ही गुड्डू पर गुस्सा करने लगा। तू उस दिन ही सब कुछ मुझे बता सकती थी। बहुत बड़ी समझने लग गई है तू खुद को। अगर तुम दोनों के साथ कुछ हो जाता तो तुम दोनों इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकती हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो गुस्से में था। सॉरी भैया, मुझे लगा मैं अपनी तरफ से ये मामला सुलझा लूंगी, और भाभी ने और मैंने उसे मजा भी चखाया उसकी पिटाई करके। पर वो विधायक का बेटा है तो सबक सीखने के बजाय उसने निम्मो भाभी का गला दबाने की कोशिश की। बेवकूफ हो तुम, उसको सबक सिखाने का सोच लिया। मुझे नहीं बता सकती थी। निम्मो को कुछ नुकसान हो जाता तो क्या जवाब देते हम राजवीर को जब वो लौटेगा? बेवकूफ लड़की। उसने गुस्से से गुड्डू को घूरा तो वो जमीन ताकने लगी। निम्मो, तुम ठीक तो हो? वो निम्मो से पूछता है। जी, मुझे उसी समय फोन क्यों नहीं किया तुमने? जब उसने ये सब किया वहीं उसको जमीन में गाड़ देता। किया था, पर आपने कहा कि आप करनाल गए हो इसलिए नहीं बताया। गुड्डू धीरे से बोली। करनाल ही गया था, विदेश तो ना गया था। तुम असल बात बता देती तो उसी समय आ सकता था। कल से तुम दोनों अकेली नहीं जाओगी। तुम्हें छोड़ने मैं भी जाऊंगा और लेने भी मैं आऊंगा। पर भैया, आप ऐसे कब तक करोगे? जब तक रोनी नाम के खतरे को मैं टाल नहीं देता। रणदीप घर फोन करके बता देता है कि वो कुछ दिन यहीं रहेगा। रोनी ने गुड्डू और निम्मो पर जानलेवा हमला किया था और बदला लेने वो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ दिन वो गुड्डू के साथ जाएगा। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद अब गुड्डू थोड़ी निश्चिंत हो गई कि रणदीप सारे मामले को संभाल लेगा। बलवंत चौधरी का आधे से ज्यादा काम अब रणदीप ही संभालता है। पिता राजनीति में आगे जाने की सोच रहे तो बेटे भी उनकी मदद कर रहे हैं। उनमें रणदीप सबसे अधिक तेज तर्रार है। शाम का समय था। निम्मो तो कमरे में पढ़ाई कर रही थी। निधि, निम्मो की सास, गुड्डू की मम्मी और गुड्डू सभी हॉल में बैठी थी। गुड्डू डुग्गू के साथ बतिया रही थी। डुग्गू भी उससे काफी घुल मिल गया था तो दोनों खेल रहे थे। इतने में गुड्डू के फोन की रिंग बजती है। तन्मय कॉल कर रहा था। गुड्डू के चेहरे पर मुस्कान थी। हेलो भैया। कॉल रिसीव करने के बाद वो चहकी। हेलो गुड्डू, कैसी है? अच्छी हूँ भैया, पर आज आपने खुद से क्यों फोन किया? गुड्डू तन्मय के खुद से फोन करने की वजह से आश्चर्य में थी। अब वो कम ही बात करता है। तू ही शिकायत करती रहती है कि कॉल नहीं करता। आज खुद से कॉल किया तो कहती है कॉल क्यों किया? नहीं भैया, वो बात नहीं है। अच्छा बता, क्या कर रही थी? करना क्या है भैया, डुग्गू की शरारतों से फुर्सत मिले किसी को तब ना कुछ करे। जब से आया है बस इसके पीछे ही घूम रहे हैं। वो डुग्गू के मुंह के पास फोन ले जाकर बोली। बोलो डुग्गू डैडा। वो डैडा डैडा दोहराने लगा। गुड्डू, कर ली मैंने डुग्गू से बात। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया है। तन्मय ने बिना डुग्गू से बात किए ही कहा। कहा क्या आपने? गुड्डू थोड़ी हैरान थी। कर ली मैंने बात। अच्छा ये बता, घर में ठीक है सब? चाची, निम्मो और तेरी भाभी? हाँ भैया, सब ठीक है। कौन कौन है अभी वहाँ? अभी तो रणदीप भैया और ताई भी इधर ही है। अच्छा, और तेरी भाभी? तेरी भाभी ने स्कूल तो ज्वाइन कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई वहाँ? हाँ, कोई समस्या तो नहीं हुई उसको स्कूल ज्वाइन करने में। मुझसे क्या पूछ रहे हो भैया, ये आप भाभी से ही पूछ लो। भाभी ने तो यहाँ आने के अगले दिन ही स्कूल ज्वाइन कर लिया था। क्या आपने उस दिन भाभी से बात नहीं की? लो, आप खुद पूछ लो उनसे। कहती वो निधि को फोन देने को हुई कि तन्मय ने रोक दिया। यहाँ नेटवर्क का इशू हो रहा था तो 2-3 दिन से इसलिए बात नहीं कर पाया। अभी तुझसे बात करने ही फोन किया था। तेरी भाभी से बाद में बात कर लूंगा। बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, मैं अगले दिन बात करूंगा, अभी मेरी ड्यूटी है। कहता वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है भैया। सब उसकी तरफ देखने लगे।
तन्मय का फोन था। उसकी मम्मी ने पूछा, हाँ क्या कह रहे थे तेरे भैया? निधि खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर तन्मय का फोन है जानकर मुस्कान थी। पूछ रहे थे तेरी भाभी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, छोटी मोटी समस्या को छोड़ दो तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई। स्कूल का स्टाफ भी ठीक है और स्कूल की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। बता देना था ना, निधि मुस्कुराते बोली। ये सब तो आपको भैया को बताना चाहिए था, आपने बताया क्यों नहीं? यहाँ आने के बाद क्या भैया से बात नहीं की आपने? गुड्डू थोड़ी गंभीर थी। वो निधि की तरफ सवालिया और गूढ़पूर्ण नजरों से देख पूछती है तो उसके सवालों से निधि हड़बड़ा गई, मानो कुछ छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। की थी ना, ऐसे क्यों कह रही है? कब की थी? जिस दिन आए थे उसी दिन। उस दिन से 3 दिन हो गए हैं। उसके बाद आप दोनों ने बात नहीं की? गुड्डू ने निधि की तरफ देखा जिसके चेहरे पर हड़बड़ाहट थी। क्या बातें लेकर बैठ गई? जब मैंने कॉल लगाया तो तेरे भैया का नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। तुझे पता तो है ना कैसी जगह ड्यूटी है? निधि हड़बड़ा गई थी। तू भी पता नहीं कैसी बातें करती है। डुग्गू को मुझे दे, इसके खाने का टाइम हो गया है, कहती वो डुग्गू को उठा किचन की तरफ चली गई। पर गुड्डू थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसने वो नोटिस किया जो किसी ने नहीं किया। बच्चों पर जान छिड़कने वाले उसके भैया ने डुग्गू से बात भी नहीं की और 2 पल की दूरी बर्दाश्त न करने वाले उसके भैया भाभी ने 3 दिन से बात नहीं की। कुछ तो गड़बड़ है। गुड्डू के दिमाग में शक पड़ गया। अगले दिन गुड्डू और निम्मो कॉलेज के लिए तैयार हुई तो रणदीप भी उनके साथ जाने के लिए तैयार था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गुड्डू और निम्मो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उन दोनों को कॉलेज कैंपस में छोड़ उसने गाड़ी वहां से बाहर निकाली और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वापस लौटा। वॉचमैन को बुलाया, उसके हाथ पर कुछ पैसे रखे और उसके कान में कुछ कहा। वॉचमैन ने सहमति में गर्दन हिलाई और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वॉचमैन रोनी को बुला लाया। कौन है आप? मुझे इस तरह क्यों बुलाया है? रोनी रणदीप के रूप में अजनबी को सामने देख हैरान था। वॉचमैन तो उसे ये कहकर बुला लाया था कि उसका कोई रिलेटिव है, जबकि रणदीप को तो वो पहली बार देख रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके वही 2 दोस्त भी थे जो हर समय उसके साथ रहते थे। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? रणदीप ने उससे पूछा। रोनी अनजान और ऐरे गहरे लोगों से बात नहीं करता। उसने उसको नजरअंदाज करने वाले अंदाज में कहा तो रणदीप को सहन नहीं हुआ। माथे पर हॉकी के डंडे की मार से जो टाके आए हैं, चाहते हो दूसरी तरफ भी ना आए तो चुपचाप मेरे साथ चलो। रणदीप ने धमकाया तो उससे सच्चाई सुन उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने तो सबको यही बताया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे चोट आई है इसका सच पता है तो कोई खास होगा। सोच वो रणदीप के पीछे आ गया। थोड़ा आगे चलने पर अब थोड़ा चहल पहल कम थी। एक बड़ा सा पेड़ था और गाड़ी भी खड़ी थी। वही गाड़ी की दूसरी तरफ की ओर लेकर खड़ा हो गया। रोनी भी उधर आया। जल्दी बोलो क्या बात करनी है? खराब करने के लिए मेरे पास फालतू समय नहीं है। रणदीप उसे इस प्रकार ऑट में क्यों लाया वो जानना चाहता था। मेरी बात ध्यान लगा के सुन, नहीं तो समय तो मैं तेरा ऐसा खराब करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रणदीप की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने उसको धमकाया तो रोनी हैरान था। कहना क्या चाहते हो तुम? हो कौन? इस तरीके से मुझसे बात करने वाले शायद मुझे जानते नहीं। रोनी तमतमाया। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, पर तू मुझे नहीं जानता तो कान धर के सुन ले। आइंदा कभी गुड्डू और निम्मो की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा। समझ आई कि नहीं?
रणदीप ने उसके कंधे पर हाथ रख आंखों में क्रोध लिए धमकी दी तो वह उसे नजर ऊपर उठा देखने लगा। रणदीप कसरती बदन का 6 फुट 3 इंच का मजबूत कद काठी का था। उसने उसका पहलवानी शरीर देखा तो एक बार थोड़ा झिझक कर फिर अपनी अकड़ दिखाने लगा। कौन है गुड्डू निम्मो? मैं तो उनको जानता भी नहीं। अरे बावलची बुज, कनिका और नमिता, उनका नाम ही है गुड्डू और निम्मो है। ओ, तो उनकी तरफदारी करने आए हो? तरफदारी नहीं कर रहा, मैं गुड्डू का भाई हूँ और आज के बाद तूने उन दोनों को परेशान करने की सोची या उनकी तरफ नजर उठाकर भी देखा तो अंजाम की परवाह कर लिए। अगर बहन तुम्हारी इतनी पिटाई कर सकती है तो सोच उसका भाई तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये किसको धमका रहा है बे? मैं कौन हूँ पता है ना? इस क्षेत्र के विधायक का बेटा। कनिका और उस बहन जी ने मुझसे पंगा लिया है। उन दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं। अपनी खैरियत चाहता है तो निकल यहाँ से, वरना उसको तो मैं बाद में देखूंगा, तुझे मैं पहले ठोकूंगा। कहता वो जेब से पिस्टल निकाल रणदीप की छाती पर तान देता है। अब बोल, उन दोनों बहन जी के भाई की हवा निकल गई कि नहीं? वो ठहाके लगा, हंसने लगा। ये क्षेत्र मेरे बाप का है और यहाँ रोनी का राज चलता है। अपनी खैरियत चाहता है तो निकल यहाँ से। उसके ऐसे करने से रणदीप बुरे तरीके से तिलमिला गया। अब तक वह उसे नादान समझ के सिर्फ समझा रहा था, पर वो कहाँ समझने वालों में से था। यह बावले खिलौना नहीं है जिससे बच्चे खेले। जेब मेरा किसको? डर गया ना? दिखा ना अब अपनी पहलवानी, दिखा ना। इसके आगे अच्छे अच्छे पहलवान गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। तो किस खेत की मूली है? रोनी पिस्टल की नोक उसकी छाती पर रख घुमाता है। बोल दिया इसे जेब में रख। रणदीप ने उसे फिर चेताया। नहीं रखता। बोल क्या कर लेगा? ये बोलने की देर थी कि अगले ही पल रोनी की कलाई रणदीप के हाथ में थी और पिस्टल जमीन पर दूर गिरी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। रोनी को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि रणदीप ने उसकी बाजू मरोड़ कर कमर पर रखी, उसकी कनपट्टी पर अपनी पिस्टल रखी हुई थी। अबे बावली बुच, थारे को समझ नहीं पड़ता के? पता भी है हम कौन से क्षेत्र से है जहाँ पुलिस पैर रखने से भी डरती है, और तू मुझे इससे डरा रहा है। जितना तू दुनिया को दिखाने में बदमाश है उतना ही मैं भी दुनिया को दिखाने में शरीफ हूँ। शरीफ बनकर रहेगा तो फायदे में रहेगा। बदमाशी करण की कोशिश की तो कौन बड्डा बदमाश है जब तक थारे भेजे मायो बात घुसेगी देर हो चुकी होगी। अगर तूने गुड्डू और निम्मो की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो तेरी आंखें फोड़कर हाथ पैर तोड़कर ऐसे गायब कर दिया जाएगा कि तेरा वो विधायक बाप एड़ी घिसता रह जाएगा, पर तेरी बॉडी नहीं ढूंढ पाएगा, समझा ना? और ये अपनी विधायक का रौब हमारे सामने मत न झाड़िया, क्योंकि तूने गलत जगह पंगा ले लिया है। तू विधायक का बेटा हो, सांसद का या मुख्यमंत्री का, आइंदा गुस्ताखीकरण की सोची भी तो ये याद रखिए, तूने ये बंदूक सिर्फ रौब जमाने वास्ते रखी होगी, पर मैं इसका इस्तेमाल भी करता हूँ, समझा ना? रणदीप ने पिस्तौल की नोक उसकी कनपट्टी पर घुमाई तो उसकी सारी अकड़ आसमान से उतर जमीन पर आ गई और उसने उसके पैर पकड़ लिए। सॉरी भैया, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। कनिका के भैया, मेरे भैया, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रोनी गिड़गिड़ाने लगा तो रणदीप उसे जोर का धक्का देकर छोड़ देता है। वो जमीन पर गिरा। उसके बाद संभलता हुआ अपनी पिस्टल उठाकर जेब में रखकर कॉलेज के अंदर चला गया। रणदीप भी गाड़ी में बैठ आया और पिस्टल गाड़ी की सीट के नीचे छिपाया और अब वो गुड्डू और निम्मो का इंतजार करने लगा। कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 8। रणदीप ने रोनी को धमकाया तो वो बोलने लगा, सॉरी भैया, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। कनिका के भैया, मेरे भी भैया, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो गिड़गिड़ाने लगा तो रणदीप उसे जोर का धक्का देकर छोड़ देता है। वो जमीन पर गिरा। उसके बाद अपनी पिस्टल उठा जेब में रख कॉलेज के अंदर चला गया। रणदीप भी गाड़ी में आया और पिस्तौल गाड़ी के सीट के नीचे छिपाई और अब वो गुड्डू और निम्मो का इंतजार करने लगा। घर वालों के सामने खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए सार्वजनिक तौर पर पिस्तौल दिखाने से बचता है, तो वो फिलहाल उसने वो पिस्टल सीट के नीचे छिपा दी
के घर जाते ही वहाँ से निकाल लेगा। थोड़ी देर में वे दोनों कॉलेज गेट से निकलती दिखी तो वो गाड़ी ड्राइव कर गेट पर आ गया। दोनों आई और गाड़ी में बैठ गई। भैया आप यहीं हो क्या तब से? गुड्डू ने सीट पर बैठते ही पूछा। नहीं, चला गया था शोरूम, अभी आया थोड़ी देर पहले। अच्छा ये बता, आज तो ना परेशान किया छोरों ने? वो पीछे देख उससे पूछता है। ना भैया, आज तो दिखा भी कोनी। अच्छा हाँ, अब दिखेगा भी नहीं। वो स्टीयरिंग व्हील संभालता मन में बोला और मुस्कुराकर अपनी घनी मूंछों पर ताव देने लगा। पर गुड्डू ने उसको मुस्कुराते देख लिया। हंस क्यों रहे हो भैया? गुड्डू ने पूछा। नहीं तो चले अब निकले। वो थोड़ा हड़बड़ाया और गाड़ी स्टार्ट की। हाँ, मैं गुड्डू ने सहमति दी तो वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। तभी रोनी भी जीप लेकर गेट से बाहर निकला तो गुड्डू धीरे से उसे इशारा करती है। भैया यही रोनी है। कौन? ये जीप वाला? वो अनजान बनता बोला। हाँ वही। बात करूं क्या अभी इससे? उसने गाड़ी बंद कर दी। नहीं भैया नहीं, आज रहने दो, सब लोग हैं, सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा, फिर से कुछ बोलेगा तब बात करना। गुड्डू ने इनकार किया। जैसी तेरी मर्जी। वो बाहर के मिरर में रोनी को देखता है, फिर एक बार खिड़की से सिर बाहर निकालता तो रोनी ने भी उसे पहचान लिया। रणदीप उसे आगे निकलने का इशारा करता है तो वो जल्दी जल्दी जीप आगे बढ़ाता है। वो चला गया तो गुड्डू उसके बारे में रणदीप को बताने लगी। बड़ा ही बेकार है, कॉलेज में पढ़ने आते हैं कि गुंडई करने पता नहीं। एक बंदूक लेकर रखी है, सब पर रौब जमाने और सबको डरा कर रखता है कि वो विधायक का बेटा है, बस अपनी विधायकी का रौब झाड़ता रहेगा। गुड्डू मुंह बनाती उसकी शिकायत कर रही थी। अब नहीं झाड़ेगा। क्यों? अब की बार उसका बाप विधायक नहीं रहेगा ना। वो कैसे? इस बार तेरा ताऊ विधायक बन जाएगा और तू विधायक की भतीजी, फिर तू भी रौब जमाएगी कॉलेज में। वो बोलते हुए हंसने लगा। भैया मुझे क्या जरूरत पड़ी है रौब जमाने की? मुझे उस रोनी जैसा थोड़ी बनना है। वो बात कर ही रहे थे कि रणदीप के फोन में बलवंत चौधरी का कॉल आ रहा था। जी पापा। रणदीप ने कॉल रिसीव किया। रणदीप एक जरूरी बात करनी से थारे से। बोलिए पापा। हमारे गांव और आसपास के इलाके के किसान सरकार की किसानों के लिए बनाई जा रही नीतियों से असंतुष्ट है। अपनी मांगों को लेकर वे एक ज्ञापन सरकार को सौंपना चाहते हैं और अपनी नाराजगी भी सरकार को दिखाना चाहते हैं। 1-2 महीनों में चुनाव आचार संहिता लगने वाली से, तो उससे पहले अच्छा मौका से लोगों का समर्थन हासिल करने का। तू शहर में ही है तो अगले हफ्ते हम लोग अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। तू वहाँ का इंतजाम देख ले, लोगों को लान ले जान ले वास्ते गाड़ियाँ और ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम कर लियो। बाकी तू अपनी सलाह बता क्या करे। डीएम डीसी यहाँ तक मुझे लगता है एक ही होते हैं। हरियाणा में उनकी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी की होती है, कहीं कहीं उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कहा जाता है। पोस्ट सेम होती है, बस नाम का फर्क होता है। डीसी डीएम एक ही होते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आप लोग भी कंफ्यूज ना होए। पापा मैं शाम तक गाँव आ जाता हूँ, आराम से इसकी प्लानिंग करेंगे। अभी मैं गाड़ी में हूँ, गुड्डू और निम्मो को लेने आया हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहकर वो फोन बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुँचते हैं। गाड़ी का हॉर्न सुना तो डुग्गू समझ गया बूजी आ गई। उसने दरवाजा खोलने से पहले ही वो दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर खड़ा होकर बूजी गाड़ी कर बाहर जाने के लिए मचलने लगा। वे दोनों अंदर आई तो गुड्डू उसे गोद में उठा प्यार करने लगी, पर वो गाड़ी में घूमने की जिद करने लगा। गोदी से नीचे उतर उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा कि उसे गाड़ी में ले जा। गुड्डू तो थक गई थी, उसका मन नहीं था जाने का। डुग्गू ताऊ को बोल घुमाने ले जाओ, मैं थक गई हूँ। वो रणदीप की तरफ इशारा करती है तो अब डुग्गू चलता हुआ ताऊ के पास आकर उनका हाथ पकड़ लेता है कि उसे गाड़ी में घुमाने ले जाए। पहले तो थोड़ी देर रणदीप उसे गोद में उठाकर बहलाता रहा, पर वो नहीं माना। अब वो रोसा हो गया। आखिर बालहट के आगे उसे हार कर ले जाना ही पड़ा। उसने उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठाया, आगे तक एक चक्कर घुमाकर लाया। वापस आकर गाड़ी रोककर ब्रेक लगाया तो सीट के नीचे जो पिस्तौल छिपी रखी थी
वो बाहर निकल डुग्गू के सामने गिर गई। बच्चा तो बच्चा ठहरा, जैसे ही पिस्तौल पर नजर पड़ी उसे लेने के लिए जिद करने लगा। गन गन, वो उंगली के इशारे कर गन लेने की जिद करने लगा। रणदीप ने वो गन जेब में छिपा दी। अब वो गन गाड़ी के नीचे नहीं छिपा सकता क्योंकि गाड़ी गुड्डू की है। वहीं डुग्गू है कि नई प्रकार की गन देख लेने पर अड़ा है। पहले तो उसने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो तो और जोर जोर से रोने लगा, तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। रोते रोते गन गन बोले जा रहा था। उसने काफी बहलाने की कोशिश की, नहीं माना तो रणदीप झिंझुल गया और उसे उठाकर गाड़ी से बाहर ले आया। ये छोरा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिद्दी कहीं का, इतनू सा है और इसे गन चाहिए। वो कुर्ता हुआ अंदर लाने लगा, पर डुग्गू है कि बिना गन लिए चुप होने में नहीं आ रहा था। उसे तो वही गन चाहिए जो ताऊ ने उससे छिपाई है। वो चुप कराता उसे अंदर ले आया, पर डुग्गू ने तो रो रो कर आंसू से गाल तरबतर कर दिए। गुड्डू गुड्डू, उसने गुड्डू को आवाज दी। जी भैया, इसको पकड़, रोने लग गया। उसने गुड्डू को पकड़ाया तो वो लेकर उसे चुप कराने लगी। इसको क्या हुआ, ये क्यों रोने लगा? गुड्डू उसके इस प्रकार रोने से हैरान थी। मुझे क्या पता, खुद ही पूछ ले, कहता ही वहाँ से टलने लगा कि इतने में निधि आ गई। डुग्गू ने रो रो कर घर सिर पर उठा रखा था। सब लोग वहीं जमा हो रखे थे। जैसे ही निधि आई, गुड्डू की गोद से उतर निधि की गोद में चढ़ गया तो निधि उसे चुप कराने लगी। क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहा है? क्या चाहिए बाबू को? मम्मा गन। कहाँ है गन? उसे लगा खिलौने वाला गन चाहिए होगी। वो नीचे से खिलौने वाली गन उठाकर उसे पकड़ा देती है, पर वह उसे गुस्से से नीचे पटक देता है और अब जोर जोर से रोने लगा। ताऊ की तरफ इशारा करने लगा। गन। रणदीप को समझ नहीं आ रहा था कैसे डुग्गू से पीछा छुड़ाए। वहीं निधि को भी समझ नहीं आया इसे क्या चाहिए, तो उसे नीचे उतार देती है। खुद ही ले ले, कहाँ है गन? निधि ने कहा तो डुग्गू ताऊ के पास जाकर खड़ा हो गया। वो नीचे घुटने के बल बैठ गया। उसके आंखों के आंसू को साफ करता है और दोनों हाथों से उसके चेहरे को लेकर प्यार से पूछता है, पर डुग्गू वैसे ही रोया जा रहा था। क्यों रो रहा है, क्या चाहिए तुझे? वो झिंझुल कर माथे पर हाथ रख बोला। गन। वो उसकी जेब पर हाथ लगाकर बोला। हे राम, क्या करूं, इस छोरे का लड़का है कि तूफान है। आज के बाद मैं इसे कहीं घुमाने नहीं ले जाऊंगा। संभालो अपने इस तूफान को। वो झिंझोलता हुआ निधि से बोला और डुग्गू को वहीं पर रोता छोड़ कमरे में चला गया। गन तकिए के नीचे छिपा दी। डुग्गू का कोई भरोसा नहीं, कहीं सबके सामने उसकी पोल ना खोल दे। रणदीप ने गन तो छिपा दी, पर डुग्गू का रोना बंद नहीं हो रहा है। उसे तो वही गन चाहिए जो ताऊ के पास है। लद्दाख। शरीर जमा देने वाली इस सुबह में सूरज निकलने में समय अभी बेशक हो, पर सेना के जवानों का समय है वार्म अप का। खुद को गर्म रखने व चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सुबह सुबह घंटा भर पीटी होती है, ताकि मांसपेशियां मजबूत रहे और शरीर चुस्त दुरुस्त भी रहे। तन्मय, उसका एक अन्य साथी ऑफिसर और एक इंस्ट्रक्टर सामने खड़े इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मैदान में सभी जवान लाइन में खड़े 1 2 3 पीटी कर रहे थे। तभी हर्षित एक जवान के साथ आता दिखा। सर, उसने तन्मय को सैल्यूट दिया। उसके बाद धीरे से बोला, सर, ये जवान पीटी के समय में बाहर क्या कर रहा है? तन्मय ने उस जवान को ऊपर से नीचे तक खा जाने वाली नजर से घूरा तो वो नजरें नीची कर लेता है। ये बाहर खड़ा फोन पर बातें कर रहा था। इसको इस समय कैसे परमिशन मिल गई? तन्मय के घूर कर देखने के कारण अपराध बोध में 20-22 साल के इस जवान की जो सिपाही पद पर था, उसकी सांसें अटकी पड़ी थी। सचिन, व्हाट इज दिस? तन्मय ने आंखें तरेरते पूछा। सॉरी सर, वो सिर झुकाए खड़ा था। तुम अर्जेंट वर्क कहकर 2 मिनट में आने का कहकर गए थे ना, और फोन पर बातें करने लगे। उसने रोबीली आवाज में उससे पूछा तो वो धीरे से बोला, सॉरी साहब, वो जरूरी कॉल था। आज की बात नहीं है, तुम कई दिनों से ऐसे ही पीटी से गायब हो जाते हो। सॉरी, वो जरूरी कॉल था। तो उसने नजरें नीचे कर वजह बताई। थोड़ी देर बाद भी बात कर सकते थे।
तब तुम फ्री ही थे। अर्जेंट था साहब, रोज अर्जेंट हो जाता है, और कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, पर तुम्हें नियम तोड़ने का अधिकार नहीं। जाओ ग्राउंड के 4 चक्कर लगा कर आओ, और पूरे हफ्ते रात का डिनर तुम सबको सर्व करोगे। तन्मय ने उसे सजा सुनाई तो सर कहता वो चुपचाप चला गया। पीटी खत्म हुई तो सभी जवान अब फ्री थे। हर्षित भी फ्री था, तो वापस जाने के बजाय तन्मय के साथ ही बैठ गया। बाकी के जवान भी बैठे थे। इतने में वो लड़का हांफता हुआ सजा पूरी करके आ गया। वहाँ पर तन्मय एक उसी के रैंक का ऑफिसर जो पहले से उसके साथ रह चुका था, मनप्रीत सिंह, उसने उसे बुलाया। इधर आ। जी साहब, वो हांफता हुआ बोला। एक बात बता काके, तू रोज ही कुछ न कुछ बहाना करके पीटी के टाइम चला जाता है। किससे रोज इतनी अर्जेंट बात करता है? घर वालों से साहब। वो तो तू अब भी कर सकता है। वो इधर उधर देखने लगा, फिर थोड़ा शर्मा गया। वो हाँ बोल। वो मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल था। वो होठों पर मुस्कान और थोड़ा शर्माते हुए बोला तो उन सब के साथ तन्मय के होठों पर भी मुस्कान आ गई। ओ शाबाश से, ये बात तभी मैं बोलूं, मुंडे को सजा का खौफ क्यों नहीं? तो गर्लफ्रेंड से बात करने तुझे पीटी का टाइम ही मिलता है। उसको बोल किसी और समय बात करे। मनप्रीत बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था, साथ में बाकियों की तरफ देखता है। वे सभी बड़ी मुश्किल से हंसी रोक रहे थे ताकि वो झेपे ना और जवाब दे दे। वो उसी समय फोन मिलता है। घर वालों से छिपकर बात करती है ना, उसके बाद घर वाले फोन ले लेते हैं तो फिर बात नहीं होती, इसलिए पीटी के समय थोड़ी देर चला जाता हूँ। उसने वजह बताई। पीटी के समय गर्लफ्रेंड से बात करते हो और पकड़े गए तो सजा खाते हो। मनप्रीत उसे देख हंसता बोला। जी साहब। सब उसकी बात पर ठहाके मारकर हंसने लगे। वो भी मुस्कुरा रहा था पर थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि बाकी सब उससे बड़े थे, इसलिए गर्दन नीचे झुकाए हुए था। मेरी गल सुन काके, रोज रोज चोरी छिपे बात करेगा तो रोज रोज सजा खाता रहेगा। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया। तो और क्या करूं साहब? प्यार करते हो तो उससे? जी साहब। सच्चा वाला? जी साहब। तो शादी कर लो, ऐसे डर डर के तो बात नहीं करना पड़ेगा और तुझे रोज सजा भी नहीं खानी पड़ेगी। वो सबको देखता है, सब उसे ही देख रहे थे। करूंगा साहब, पर अभी नहीं, अभी छुट्टी पर जाऊंगा। तो मकान कच्चा है, उसे पक्का करवाना है, उसके बाद शादी करूंगा। ये बात, इसकी बातों में मत आना। प्यार व्यार बड़ी बेकार चीज है, जो इसमें एक बार पड़ गया समझो काम से गया। तन्मय उसकी तरफ देखकर बोला। ओए, बोल कौन रहा है जो खुद 2-2 बार प्यार में पड़ा, वो दूसरे को प्यार में ना पड़ने की नसीहत दे रहा है। मनप्रीत ने उसका मजाक उड़ाया। चुप कर प्रीते, क्यों बेइज्जती कराने तुला है? तन्मय उसे चुप होने के लिए कहता है। पर अब क्या? अब तो बात मुंह से निकल गई तो सब तन्मय की तरफ देखने लगे। साहब, और प्यार, वो भी 2-2 बार? यकीन नहीं होता। सचिन मुस्कुराया। क्यों नहीं यकीन होता? इतने हैंडसम मुंडे पर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाए। मनप्रीत ने तन्मय के कंधे पर हाथ मारा। साहब, इतनी स्ट्रिक्ट है, यकीन नहीं होता। सच है क्या ये साहब? उसने तन्मय से पूछा। वो छोड़, इधर बैठ। तन्मय उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। बाकी सब भी बैठ गए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कब से चल रहा है तेरा ये प्यार का चक्कर? 10वीं कक्षा से। अच्छा, फिर क्या? उसके बाद में फौज में आ गया। पापा नहीं है ना, जब छोटा था तब गुजर गए थे। मेरे से छोटा भाई है, माँ ने गरीबी में पाला है, घर भी कच्चा है। छुट्टी में जाऊंगा तो मकान पक्का बनाऊंगा, फिर सर उसके घर रिश्ता लेकर माँ को भेजूंगा। बताते हुए थोड़ा उदास सा हो गया। ओह, तो पापा नहीं है तेरे? जी साहब। जो भी करना है जल्दी कर लेना, कहीं ऐसा ना हो तू सपने देखता रह जावे और लड्डू कोई और ले जाए। गांव की लड़कियों की शादी में तो उनकी मर्जी भी नहीं पूछी जाती, कहीं तू यहाँ रहे। और तन्मय ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा। नहीं साहब, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी, लड़की वाले भी राजी हो जाएंगे। नहीं आएगी तो बहुत अच्छा है, हम भी तेरे शादी में मिठाई खा लेंगे। और हाँ, शादी के लिए कोई टिप्स चाहिए तो इससे टिप्स ले लियो बेटे। मनप्रीत बीच में बोल पड़ा। वो क्यों? इसने भी तो लव मैरिज की हुई है।
सच में क्या साहब? आपको देखकर लगता नहीं। क्यों? आप तो बहुत सख्त लगते हैं। प्यार करने के लिए तो सॉफ्ट होना पड़ता है। क्या बात कर रहा है तू? काके एक बार नहीं 2-2 बार प्यार हुआ है इसको। यकीन नहीं होता साहब। वो क्यों? हम फौज वालों को कहाँ ऐसे चांस मिलता है। एक तो मेरी भी तेरी जैसी स्कूल वाली थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था, और दूसरी मिली जो मुझे बहुत प्यार करती थी। बोलते हुए तन्मय के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर क्या? पहली वाली तो छोड़ गई, और दूसरी वाली क्या? दूसरी वाली से शादी कर ली, और क्या? जाब नाश्ता करके आ। जी साहब। बोलता वो चला गया तो सब उसकी बात पर हंसने लगे और फिर एक एक कर उठकर चले गए। पर हर्षित वहीं बैठा रहा। जब उसे लगा अब वह तन्मय अकेले है तो धीरे से बोला, सर। हाँ। तन्मय ने उसकी तरफ देखा। वो दीदी से फोटो मांगने कहा था। मैंने आपसे मांगी कि नहीं? बात की तो थी तूने भाभी से, खुद मांग लेनी थी। नंबर ले ले और बात कर ले, और फोटो क्या, वीडियो कॉल कर ले, देख भी लेना उसको। तन्मय ने जेब से फोन निकाल लिया। नहीं, उस दिन ही बात की थी। पता तो है दीदी जीजाजी से कितना डरती है, और सच बताऊं तो मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है। कहीं उन्हें भनक लग गई कि दीदी ने उनका मना करने के बावजूद मुझसे बात की तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भैया को पता नहीं चलेगा। आजकल शहर आए हुए हैं, कर ले बात। तन्मय अपना फोन ऑन करता है ताकि उसे नंबर दे, पर वो मना कर देता है। वो नहीं चाहता उसकी वजह से उसकी दीदी जीजाजी के बीच कोई मनमुटाव हो। जीजाजी को पता चला तो दीदी पर नाराज हो जाएंगे। अब जब तक सब सही ना हो जाए तब तक उनके बीच कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एक बार मन था बात करने का तो कर ली। पता तो है जीजी का नेचर कैसा है। हाँ, भाई थोड़े गर्म मिजाज के है, गांव का डॉन है, चाचा के नक्शे कदम पर चल रहा है। एक बार उसने कोई निश्चय कर लिया तो उसको डिगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी नंबर तो ले ही ले। वो उसे नंबर नोट कर देता है। क्या जीजाजी कभी हमें माफ नहीं करेंगे और हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सकते? हर्षित तन्मय से गंभीरता से पूछ रहा था। पता नहीं, वो तो समय बताएगा। अच्छा चलो फोटो तो दे दीजिए। तन्मय उसे फोटोज देने लगता है, पर उसे गुड्डू की फोटो भी देखनी थी। सीधे तो मांग नहीं सकता, तो बात घुमाने लगा। फैमिली की किसी और मेंबर की फोटो भी तो होगी आपके पास, उनकी भी दिखा दीजिए। वो थोड़ा हिचकिचा कर बोला। और किसकी होगी? अंशु, गुड्डू, वो भी बड़े हो गए होंगे, अब देखने का मन है। अंशु की तो नहीं है। हाँ, गुड्डू भेजती रहती है व्हाट्सएप पर। अभी सुबह सुबह ही भेजा है, रुक दिखाता हूँ। वो व्हाट्सएप ऑन करता है जिसमें गुड्डू ने डुग्गू और अपनी फोटो भेजी हुई थी। ये गुड्डू है? पूछते हुए हर्षित के चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, बड़ी हो गई है। हाँ, कॉलेज कर रही है। ये आपका बेटा है? हाँ, बड़ा ही प्यारा है। हाँ, आप ये फोटो भी मुझे भेज सकते हो। कितना क्यूट है। नाम क्या है इसका? डुग्गू। भेज दो। तन्मय उसको उन दोनों की फोटोज भेज देता है तो वो खुश होकर चला गया। इतने में तन्मय की फोन की रिंग बजी। निधि कॉल कर रही थी। कैसा ये इश्क है, द्वितीय भाग 9। तन्मय ने हर्षित को गुड्डू की फोटो भेजी तो वो खुश होकर चला गया। तन्मय के फोन की रिंग बजी। निधि कॉल कर रही थी। पहले तो वो इग्नोर करता रहा, पर जब 2-3 बार रिंग बजती रही तो अनमने मन से रिसीव करता है। हाँ बोलो, क्यों कॉल कर रही थी? उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था। तुम तो कभी करते नहीं कॉल। मैंने कर लिया तो उसमें भी ऐसे जता रहे हो जैसे कॉल करके मैंने गुनाह कर दिया हो। पर अच्छे से सुन लो, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम ये बेशक भूल सकते हो पर मैं नहीं। तुम कॉल नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी क्या? कब मना किया कि कॉल मत करो? बस वजह पूछ ही रहा हूँ कि क्यों कॉल किया। कुछ वजह होती होगी। हाँ क्या? गुड्डू को फोन किया था ना? मेरे बारे में उससे पूछने से अच्छा मुझसे पूछ लेते तो कोई तूफान ना आ जाता। क्या जरूरत थी उसको ये पूछने की कि तेरी भाभी ने स्कूल ज्वाइन किया कि नहीं? निधि तन्मय से गुड्डू वाली बात पर गुस्सा करते बोली। बात करते करते निकल गया मुंह से। ऐसे कैसे निकल गया? अरे भाई निकल गया तो निकल गया। मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन
करूं ये जरूरी नहीं समझता। ओ हाँ, पूछ भी लिया तो आसमान टूट पड़ा क्या? तन्मय झुंझलाया। आसमान तो नहीं टूटा, पर उसको शक हो गया कि भैया ये सब उससे क्यों पूछ रहे थे। और जब उसने डुग्गू से बात करने के लिए कहा तो थोड़ी देर बात तो कर सकते थे, प्रेम से ना सही झूठे मुंह से तो बात कर लेते। तो मुंह नहीं घिस जाना था ना। बच्चा डैडी डैडी कर रहा था, पर जुबान से एक शब्द ना फूटा। उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उससे किस बात की नाराजगी? देख निधि, ना मुझे तुमसे बात करनी है ना तुम्हारे डुग्गू से, समझी ना? और फालतू में ऐसा बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब करती हो, इसलिए मैं बात नहीं करता। हाँ, मेरा बोलना तो तुम्हें दिमाग खराब ही लगता है। इतनी ही नफरत है डुग्गू और मुझसे तो यहाँ क्यों पोस्टिंग करवाई? तब तो हमें रोज देखना पड़ेगा। अभी रह रहे हो ना 2 साल से दूर, अब भी रह लेते। पोस्टिंग पीस एरिया में ही आ रही थी तो आता नहीं क्या? इतने सालों से अपनों से दूर हूँ, अब कुछ दिन मम्मी पापा गुड्डू और बाकी घर वालों के साथ रहूंगा। तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरे आने से तो कैंसिल करवा देता हूँ, रह लेना आराम से तुम दोनों। वो गुस्से से बोला। मम्मी पापा गुड्डू सब तो तुम्हारे अपने हैं, मैं और डुग्गू ही तुम्हें अपने दुश्मन नजर आते हैं। हमारी वजह से कैंसिल करवाना है तो करवा लो। ऐसा क्या मुझ पर एहसान दिखा रहे हो, जैसे यहाँ आकर बड़ा ना प्यार बरसाने वाले हो हम पर। निधि, फालतू बातें लेकर तो बैठो मत। जो कुछ भी हुआ और हो भी रहा है, ये सब क्यों और किसकी वजह से हुआ तुम अच्छी तरह से जानती हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसी बातें करोगी ना तो आना भी कैंसिल करूंगा और आगे से कॉल करोगी तो रिसीव भी नहीं करूंगा, समझ गई ना? तन्मय ने गुस्सा दिखाया तो कहीं तन्मय आना कैंसिल ना कर दे, ये सोचकर अपने तेवर थोड़ा नर्म करती है। नहीं, ऐसा कुछ मत करो, मैं कुछ नहीं बोल रही, मेरे बोलने से कौन सा कुछ होने वाला है। हाँ, नहीं होगा कुछ भी, इसलिए मत बोला करो। और हाँ, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी ट्रांसफर वहां करवाने की? किसने कहा कि मैं आ रहा हूँ तो तुम भी मुझसे पहले ही वहां आ जाओ? तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ कि तुम आ रहे हो तो मैं भी मरे जा रही हूँ तुम्हें देखने के लिए या तुम्हारे साथ रहने के लिए। अच्छा, तो फिर वहां क्यों ट्रांसफर करवाई? इस गलतफहमी में मत रहो कि मैंने यहाँ ट्रांसफर तुम्हारी वजह से करवाई है। मैं यहाँ सिर्फ डुग्गू की वजह से आई हूँ। तुम्हें तो मतलब रहा नहीं मुझसे रिश्ता निभाने को, पर डुग्गू की वजह से मुझे घर वालों से तो रिश्ता निभाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम मुझे तो सजा देने पर तुले हो तो दे रहे हो, तो दे दो। जब तक मन ना भरे तब तक मैं भी सहती रहूंगी, पर उफ तक नहीं करूंगी। घर वालों ने क्या कहा? कब से कह रहे थे कि डुग्गू को इधर ले आओ। चाची जी कह रही थी कि जरूरत नहीं है अब जॉब करने की, हमें कौन सा कमी है, छोड़ दो जॉब। अब तक तो कुछ न कुछ बहाने बना रही थी, पर अब जब तुम यहीं पोस्टिंग पर आ रहे हो तो चाचा जी ने खुद ही सिफारिश लगाकर यहाँ पोस्टिंग करा दी कि तन्मय भी यहाँ आ रहा है तो तुम भी डुग्गू को लेकर यहाँ आ जाओ। तो आना पड़ा मुझे। अच्छा, सिर्फ डुग्गू की वजह से आई हो तुम? उसने गुस्से से इस बात को दोहराया। हाँ, और किसकी वजह से आती? तुम तो मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, सिर्फ डुग्गू की वजह से आई हो तो रहो उसकी माँ बनकर। मुझसे तो तुम्हें वैसे भी कभी मतलब रहा नहीं, जो तुम्हारा मन किया तुमने वही किया, अभी भी वही कर रही हो। रख रहा हूँ फोन, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फोन पलंग पर पटक देता है। दोनों हाथ पीछे पलंग पर टिकाए हाथों के सहारे झुककर कमरे की छत को ताकता हुआ आंखें बंद कर गहरी सांस लेने लगा। निधि भी तन्मय के इस प्रकार कॉल डिस्कनेक्ट करने से दुखी होकर रोने लगी। इतनी देर से आंसू रोक रखे थे, आखिर छलक ही आए। फोन बेड में फेंक फूट फूट कर रोने लगी। वो भी इस उम्मीद में उसकी रुसवाई बर्दाश्त कर रही है कि कभी तो तन्मय का मन बदल जाए, क्योंकि वो तन्मय से बहुत प्यार करती है। बेशक दोनों के बीच नाराजगी है, पर निधि को यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आंसू साफ करके फोन उठाया और उसने तन्मय की फोटो देखने लगी तो होठों पर मुस्कान आ गई। 2 साल से दूर रहकर मुझसे अपनी नाराजगी दिखाकर सजा दे रहे हो ना कैप्टन साहब, तो सह ली मैंने, क्योंकि दूर थे, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पर अब नहीं, एक बार यहाँ आ जाओ, फिर जिस प्रकार आपको जम्मू से अंबाला शादी रुकवाने आने मजबूर कर दिया था, वैसे ही वापस पहले वाला तन्मय ना बना दिया तो कहना। हाँ, नहीं तो मैं भी केवी की मास्टरनी हूँ। जिद्दी से जिद्दी बच्चे को लाइन पर कैसे लाना है अच्छे से जानती हूँ।
आपको भी लाइन पर ना लाई तो कहना। कहती वो मुस्कुराने लगी। गांव में बलवंत चौधरी की इच्छा गांव की राजनीति से आगे बढ़कर क्षेत्र की राजनीति करने की थी, जिसका अब समय आ चुका था। अगले 1-2 महीने के बीच में इलेक्शन आ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने की तैयारी जोर शोर से परवान चढ़ रही है। इसी दिन का सोचकर वे राजबीर को डीएम बनाना चाहते थे, ताकि उनका रौब इलाके में बढ़े और वो इलेक्शन में उनकी मदद भी कर सके। भाई भतीजे डीएम होगा तो लोगों पर एक अलग रौब तो पड़ता ही है। जरूरत पड़ती तो वो उनके हक में पक्ष लेकर चुनाव जीतने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। ये तो राजनीतिक इच्छा थी, पर एक सपना भी था कि परिवार का कोई लड़का IAS बन जाए, जो उन्हें राजबीर में उम्मीद के रूप में दिखता था, क्योंकि वो पढ़ाई में शुरू से काफी होशियार था। सपना तो था, वो सपना राजबीर को घर से निकालने के उनके गलत फैसले ने ही चूर करके रख दिया। पर गांव की सरपंची और चौधर तक सीमित न रहकर विधायक की एक इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश तो अब भी है, और इसके लिए वो 4-5 साल से तैयारी भी कर रहे थे। राजनीति में अपने पैर मजबूती से जमाने के लिए कुछ समय से वे अपने दबंग छवि को बदलकर एक शांत नेता के रूप में खुद को प्रमोट करने पर लगे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने तन्मय और निधि की शादी से की, और लोगों को बताया कि अब वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते। घर के सभी लोग उनका इस सब में साथ दे रहे हैं, पर रणदीप उनका दाहिना हाथ है। रणदीप दबंग होने के साथ जोशीला और साहसी तो है ही, लोगों के सामने अपनी छवि शांत बनाकर रखने की कला में भी माहिर है। हथियारों का खुला प्रदर्शन और मारधाड़ सार्वजनिक स्थानों पर करने से बचता है, इसलिए सब उसे शरीफ समझते हैं। पर वो असल में क्या है वही लोग जानते हैं, जिनका उससे पाला पड़ता है। ये समझ लो, शरीफ गुंडा है जो वक्त आने पर अपना रूप दिखाता है। पहलवानी का शौक भी है तो अक्सर अखाड़े में भी पहुंच जाया करता है। पापा ने किसानों के धरने की आगे की रणनीति तैयार करने बुलाया तो शहर से वापस गांव आ गया। घर के बाहर कंपाउंड में गाड़ी रुकी तो सफेद कुर्ता पजामा पहने, जो आमूमन उसका पहनावा रहता है, उसके कुर्ते की बाजू को कोहनी तक फोल्ड करता, रौबदार मूंछों पर ताव देता, आंखों पर काला चश्मा ठीक करता गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से चलता मुख्य द्वार से अंदर आया तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। बलवंत चौधरी हॉल में बाकी तीनों भाइयों और दोनों बेटों के साथ बैठे थे। अभिवादन और सबके पैर छूने के बाद रणदीप भी बैठ गया। कैसे है सैर माँ सब? तन्मय की बहू ने कोई दिक्कत तो ना होती स्कूल जान माँ? ज्यादा दूर तो ना होते? थोड़ा दूर तो है, पर जब तक तन्मय नहीं आता तब तक थोड़ी दिक्कत तो रहेगी। रणदीप से जवाब सुन थोड़ा गंभीर होकर पूछा, छोरा कैसा है? ठीक है, बस थोड़ा शरारती है और जिद्दी तो बिल्कुल अपने बाप जैसा। कहकर वो मुस्कुरा दिया। फिर अपने पिस्टल वाला वाक्य सुनाया तो सब हंसने लगे। तो राजबीर का पापा भी उससे मिलकर आया था तो बोले, हाँ भैया बहुत शैतान से अड़े कब आवेंगे? मार अभी मन से उसे देखने का। अगले हफ्ते से स्कूल कॉलेज की हफ्ते की छुट्टियां हैं, उसमें कह रहे थे आने की। चलो ये तो अच्छी बात सुनाई तड़ने, कतई जी सा आ गया उन सब की कमी महसूस होवे से, और उस छोरे को समझा दिया था तन्ने अच्छे से, जो गुड्डू ने और निम्मो ने परेशान करे था। जी पापा अभी तो समझा दिया है, पर है वो भी कतई बावली बुच की औलाद से, सिर्फ धमकान से मान जावेगा, मुझे इसमें शक है। मारे समझाने के बाद अभी तो फिलहाल चुप है, पर मारी उस पर बरोबर नजर है। अगर उसने आगे फिर कुछ करण की सोची तो फिर हाथ पैर तोड़वा कर फिर चैन से बैठेगा। रणदीप के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। बलवंत चौधरी ने सुना तो एक गहरी सांस ली, फिर सामने रखे हुए हुक्के की पाइप को गुड़गुड़ की और सोचते हुए बोले, अभी ऐसे ही समझा ले, ज्यादा पंगा ना छेड़ियो। सुनने में आया से कि उसका बाप तंवर इस बार अपनी पार्टी से टिकट ग्रामीण क्षेत्र की चावे है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए अच्छा न होगा, पर वो तो शहर से लड़ता है। हाँ, पर इस बार सुनन में आई है कि उससे लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इस करके पार्टी ने और उसने अपनी वोट बैंक खिसकण की आशंका से
तो इस बार शहरी क्षेत्र की सीट की बजाय ग्रामीण क्षेत्र की सीट से चुनाव लड़न की सोच रहा से। हम भी उनकी पार्टी से संपर्क मा से और दूसरी पार्टी के भी ग्रामीण क्षेत्र की सीट का टिकट हमें मिल जावे। पर अगर वो इधर आया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, जातिगत वोटों का बंटवारा हो जाएगा और कई और असर भी पड़ सके है। वे बहुत गंभीरता से बोल रहे थे। ये राजनीति भी बहुत बड़ी शतरंज के खेल की तरह होती है, जिसमें बिसाते बिछती है, चालें चली जाती है, मोहरे मरते हैं और आगे 10 चाल क्या चलनी है उसका खाका पहले ही दिमाग में बिठा लिया जाता है। जो ये कर लेता है वही माहिर खिलाड़ी कहलाता है। हाँ, ये तो है। फिर क्या करेब? रणदीप ने पूछा। धरना प्रदर्शन से मात्र किसानों की मांगों को लेकर सरकार को चेतना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों को हमारा शक्ति प्रदर्शन से, ताकि उन्हें हमारी शक्ति का अंदाजा हो सके। यही हमारे आगे के भविष्य का निर्धारण करेगा। थारे को जो काम दिया है वो करिया कि नहीं? उन्होंने रणदीप की तरफ देखा। हाँ, कर लिया है। अभी जो डीसी है बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। धरना प्रदर्शन की परमिशन देने को तैयार नहीं था कि अगले हफ्ते 3 दिन यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है तो 3 दिन परमिशन नहीं मिलेगी, पर किसी तरह उसकी अगले दिन की ली है। और वैसे भी ये डीसी जा रहे हैं, 1-2 दिन में नया डीसी पदभार संभालेगा। सुना है वो अभी नया है, तो उस पर दबाव बनाने में आसानी रहेगी। ये तो पत्ते की बात सुनाई है। हाँ, लोगों के आंट जान के इंतजाम करया। यहाँ के अधिकतर लोग तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में चले जाएंगे, जो रह जावेंगे उनके लिए बसों का इंतजाम करवा दूंगा। ठीक से। जरूरी गुफ्तगू में ये लोग अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ना कोई बच्चों का खेल तो नहीं, इसलिए ऐसे काम तो करने पड़ेंगे। 1-2 दिन बाद डीसी ऑफिस में गहमा गहमी है। नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद भार संभालने आ रहे हैं। 4 मंजिल बिल्डिंग और लंबे चौड़े कैंपस के अलावा इस सचिवालय के साथ लगते अन्य सरकारी ऑफिस में भी है। नए डीसी आ रहे हैं तो उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से सचिवालय के सभी कर्मचारी चाक चौबंद हो तैयारियां देख रहे थे। स्वागत के बाद जलपान का प्रबंध सेंट्रल हाउस में किया गया है। जब लगा सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है तो सब लोग स्वागत में बुके लिए मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। एकाएक मुख्य द्वार के बाहर गाड़ियां व सुरक्षित कर्मियों की चहल पहल बढ़ गई। पुलिस वालों ने लोगों को रोड से हटाकर रास्ता क्लियर कर दिया। 2-3 गाड़ियां एक एक करके रुकी तो उन्हें घेरे पुलिस वाले खड़े हो गए। बीच वाले काले रंग की गाड़ी डीसी आरबी मालिक थे। गाड़ी रुकी। मिनट भर बाद गार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो ब्लैक कलर के लेदर शू पहने उन्होंने पैर बाहर रखा। हथियारों से लैस 2 पुलिस कमांडो उनके साथ खड़े हो गए। ब्लैक कलर के फॉर्मल ब्लेजर के अंदर स्काई कलर की शर्ट पहने, रंग गोरा, क्लीन शेव, काले और चमकीले बालों पर पर्सनालिटी से मैच करता हेयर स्टाइल, आंखों पर काला चश्मा लगाए डीसी साहब निकले तो दोनों कमांडो उनके दोनों तरफ खड़े हो गए। कुछ पर्सनालिटी का कमाल, कुछ पद का रौब। जिसने भी उनको आते देखा बस देखता ही रह गया। मुंह से एक बार ये शब्द जरूर निकला, वाह क्या पर्सनालिटी है। वे तेज कदमों से चलते गेट की तरफ बढ़े, बुके के साथ सबका अभिवादन स्वीकार किया और सचिवालय के बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में आ गए, जहां उनके स्वागत के लिए छोटी सी पार्टी रखी गई थी। वो आकर हॉल में लगे सोफे में बैठ गए तो दोनों कमांडो उनके पीछे खड़े हो गए। कुछ समय के अंतराल पर अभिवादन स्पीच के बाद उन्होंने सबको इतने अच्छे स्वागत के लिए धन्यवाद कहा और फिर वो अपने ऑफिस की तरफ चल गए। ऑफिस में पहुंचे तो दोनों कमांडो दरवाजे पर रुक गए और आरबी मलिक ऑफिस का मुआयना करने लगे। उसके बाद ऑफिस से बाहर निकले तो 2-3 कमांडो उनके आगे आगे चलने लगे। पूरे सचिवालय का एक राउंड लगाकर मुआयना किया तो समझा कि कहाँ क्या है। 2-3 घंटे मुआयना करने के बाद वापस अपने ऑफिस में आकर अपनी चेयर पर बैठे ही थे कि फोन में कॉल आई तो गार्ड को अंदर बुलाया। जी साहब, बाहर गेट पर एक लड़की खड़ी है, वो हमारी मेहमान है पर उसे कोई अंदर नहीं आने दे रहा है, तो जाकर उनसे कह दो उसे आने दे। जी साहब, कहता वो बाहर चला गया।
थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी लड़की, उम्र यही 25-26 साल, जीन्स के ऊपर हल्के मैरून कलर का कुर्ता पहने, खुले स्ट्रेट बालों को हाथ से कान के पीछे करती दरवाजे पर आई। मे आई कम इन? परमिशन मांगते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे देख आरबी मलिक के चेहरे पर मुस्कान थी। वे भी चेयर पर खड़े हो गए। आओ आस्था, तुम भी अंदर आने की परमिशन मांगोगी क्या? राजबीर से परमिशन नहीं मांग रही, जिले के डीएम साहब से मांग रही हूँ। कसम से घर से तो राजबीर से मिलने आई थी, पर यहाँ आकर जो फीलिंग आ रही है मैं बता नहीं सकती। हर जगह पर चेकिंग, पूछताछ। ओ गॉड, घर से तो खुश होकर आई थी कि राजबीर से मिलने जा रही हूँ। यहाँ आकर पता चला राजबीर अब राजबीर नहीं रहा, डीएम आरबी मलिक हो गए हैं। इसीलिए बिना परमिशन के कैसे आ सकती थी? ओह रियली? चेहरे पर मुस्कान थी। हाँ, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए है, जो इस कुर्सी पर बैठे हर शख्स के लिए होती है। राजबीर बेशक आरबी मलिक बन गया हो, पर दोस्तों के लिए वही है पहले वाला, वही एटीट्यूड में घूमने वाला राजबीर। वो हंसते हुए बोली, अब वो तो कुछ चीजें हमारी नेचर का हिस्सा होती है, उसको हम नहीं बदल सकते। मेरा लाइफस्टाइल वही था। किसी को वो एटीट्यूड लगता था तो इसमें मेरा क्या कसूर? पर अब तुम एटीट्यूड दिखा सकते हो, क्योंकि तुम सच में ही सबसे अलग थे। इसलिए तो कॉलेज में सभी लड़कियों के क्रश कहलाते थे। बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो ये बोलते हुए और बढ़ गई। क्या आस्था, तू भी मजे ले रही है क्या मेरे? नहीं, सच में ही मजाक नहीं कर रही। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कैसा लग रहा है 3 साल बाद अपने ही शहर में डीसी बनकर आना? उसने मुस्कुरा कर पूछा। पता नहीं, मैं ये फीलिंग शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि खुशी भी बहुत है और मन डरा भी बहुत लग रहा है। वो गहरी सांस ले चेयर पर थोड़ा पीछे खिसक कर कमर टिका खुद में खोते हुए बोला। तो आस्था आश्चर्य में थी। खुशी तो समझ आई, पर डर? डर क्यों? आस्था ने पूछा। कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 10। पता नहीं, मैं ये फीलिंग शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि खुशी भी बहुत है और मन डरा भी बहुत है। वो गहरी सांस ले चेयर पर थोड़े पीछे खिसक कर कमर टिकाकर खुद में खोते हुए बोला। तो आस्था आश्चर्य में थी। खुशी तो समझ आई, पर डर? डर क्यों? आस्था ने पूछा। डर नहीं होगा क्या? 3 साल से बाहर हूँ, किसी के संपर्क में नहीं, यहाँ तक कि मैंने अपनी पहचान भी लगभग छिपा कर रखी, ताकि घर वाले मेरे बारे में पता न कर सके। तन्मय भैया और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें भी मैंने किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर रखा था। तन्मय भैया तो मेरे भाई है, पर तुमने एक दोस्त होकर जो मेरे लिए किया है वो कोई अपना भी नहीं कर सकता। तुम्हारी हेल्प की वजह से आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए यहाँ आने के बाद सबसे पहले मिलने तुम्हें ही बुलाया है। राजबीर कुर्सी पर सीधा बैठ गया और सामने की टेबल पर दोनों हाथ टिकाए बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही महान बना रहे हो, पर मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए वो सब किया, और दोस्त दोस्त के काम ना आए तो ऐसी दोस्ती का क्या मतलब? ये तुम्हारा बड़प्पन है जो ऐसा बोल रही हो। जब गांव से आया तो पूरे तरीके से निराश और हेल्पलेस था। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बचपन से नाजों से पला था, मुंह से निकलते ही फरमाइश पूरी हो जाती थी। बाहर की दुनिया में आया तो पता चला वास्तविक दुनिया कितनी कठोर है, जिसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल। सिर्फ यही समस्या नहीं थी, एमटेक था, जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाती, पर निम्मो से, मम्मी से, घर वालों से दूर रहना, वो भी ऐसे इल्जाम के साथ जो मैंने किया ही नहीं था। सब कुछ बहुत मुश्किल था, पर तुमने ना बल्कि मुझे आसरा दिया, मेरी मदद भी की, वरना शायद राजबीर बिखर जाता। इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो सबसे अधिक योगदान तुम्हारा है। मैं ये बात ना भूल पाऊंगा, ना खुद को कभी भूलने दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर काबिलियत जिसे अपनी मेहनत की दम पर तुमने निखारा और उस पोस्ट पर पहुँचे हो, जिस पर पहुँचना हर किसी का सपना होता है। तुम इस पोस्ट को डिजर्व करते थे। मैं तुम्हारी हेल्प ना भी करती तब भी तुम यहाँ जरूर पहुँचते। बस ये है, विनेश की वजह से तुमने और निम्मो ने बहुत डिफिकल्टीज झेली, बट
नो पेन नो गेन। कभी कभी किसी के किए गलत कार्य से कुछ अच्छा भी हो जाता है, जिसका उदाहरण तुम हो। पर ये सब तो सच है ना कि तुम साथ ना देती तो मैं खुद को कभी निर्दोष साबित नहीं कर पाता, और ऐसा नहीं होता तो ना मैं मन लगाकर पढ़ाई कर पाता और ना उस चिंता से बाहर निकल पाता जिसकी वजह से मैं निम्मो को छोड़कर आया था। मैं अभी भी वैसे ही भटक रहा होता, पर तुमने मुझे निर्दोष साबित करने और विनेश को माफी मांगने पर मजबूर करने और यहाँ पहुँचने में मेरी मदद की, जिसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। हाँ, बस एक बात का अफसोस है। किस बात का? आस्था चौंकी। तुम्हें भी इस कुर्सी पर होना चाहिए था, इसीलिए खुशी तो है, पर अकेले तुम्हारे बिना वो अधूरी है। तुम प्रीलिम्स पास करने के बाद मेन एग्जाम नहीं दे पाई और वापस आ गई। शायद मेरी किस्मत में ना इंजीनियरिंग की जॉब करना था और ना आईएएस बनना। तुमने दोबारा ट्राई भी नहीं किया। पता तो है, कोचिंग के दौरान पापा एक्सपायर हो गए तो छोटे भाई और माँ की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके बिजनेस की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई, तो दिल्ली से वापस आना पड़ा। मजबूरी कहो या समय की मांग, अब मैं एक बिजनेस वुमेन का टैग लिए घूम रही हूँ और अब इसमें ही खुश हूँ। वह मुस्कुरा रही थी, पर चेहरे पर सपना पूरा ना होने की कसक भी थी। तुम्हारा सपना भी तो था ना, आईएएस बनना। था सपना, पर तब तक जब तक पापा जिंदा थे। उनके जाने के बाद उनका बिजनेस संभालना था, वरना सब कुछ बिखर जाता। जिम्मेदारी आ गई तो अपने सपनों की भी तिलांजलि दे दी। और ये भी तो सच है कि जो हम चाहते हैं वो सब मिलता तो नहीं है, मिलता वही है जो हमारी किस्मत में होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताओ, आगे का क्या प्लान है? निम्मो का सामना कब करोगे? पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। निम्मो मुझे माफ करेगी कि नहीं? मेरे कारण उसे हमेशा दुख ही मिले है। अब तो लग रहा है उसके सामने गया तो कहीं वो मेरी जान ही ना ले ले। कहकर वो हंसने लगा तो आस्था भी हंसने लगी। पर तुमने भी तो गलत ही किया, उससे बात कर लेनी चाहिए थी। ऐसा करता तो घर वालों को अपनी का गलती का एहसास कैसे होता, खासकर ताऊ को। उन्हें गलतियां दोहराने की आदत है, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी था। पहले तन्मय भैया की जिंदगी खराब की, फिर मेरी, अब अगला नंबर पता नहीं किसका होगा। हाँ, घर वालों से नाराजगी के चक्कर में निम्मो के साथ नाइंसाफी हुई, पर इतने समय तो मैं वैसे भी निम्मो से दूर ही रहता। 1 साल की कोचिंग, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग, दूर तो वैसे भी रहना ही था। निम्मो को साथ ले जा नहीं सकता था, तो सोचा अब बाद में ही आऊंगा। राजवीर के चेहरे पर कुछ दर्द भरी शिकन जरूर उठी, पर अगले ही पल उन्हें छिटक मुस्कान चेहरे पर ले आया। चलो, जो हो गया सो हो गया, अब मिलकर पूरी कसर निकाल लेना। हाँ, पर तुम निम्मो को जानती हो ना, उसे मनाना मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। यूपीएससी पास करने से तो कम ही मुश्किल होगा, नहीं उससे कई गुना अधिक मुश्किल है। 1 साल तो मुझे उसे ये एहसास दिलाने में लग गया था कि मैं उसका पति हूँ, वरना वो तो मुझे अपना पति भी नहीं मानती थी। अब जो उसके साथ किया उसके लिए मुझे माफ करेगी भी कि नहीं, मानेगी कि नहीं? मान जाएगी। आखिर आज के समय में इतना प्यार करने वाला पति किसको मिलेगा? ये सब भी तो तुमने उसके लिए ही किया है ना। और अब तुम्हें डीएम बना देखेगी तो सारा गम गुस्सा भूल कर हक कर लेगी। कहकर वो मुस्कुराने लगी। नहीं, जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान नहीं है, पर देखता हूँ क्या होता है। आज तक बाहर था तो रह लिया गया, अब इसी शहर में आ गया हूँ तो सबको देखने की बेचैनी हो रही है। 1-2 दिन यहाँ का काम समझ लूँ, उसके बाद हिम्मत जुटाऊंगा सबका सामना करने की। राजवीर आस्था को देख बोला, सब ठीक होगा। अब जितनी दुख तकलीफ तुम दोनों ने उठानी थी उठा ली, अब खुशी खुशी रहो और अब मैं चलती हूँ। आस्था अपने चेयर से जाने के मकसद से खड़ी उठी। अभी जा रही हो? पर शाम तक मुझे घर की चाबी मिल जाएगी। अब 1-2 दिन में वहीं आना, आराम से बात करेंगे। ड्राइवर को गाड़ी के साथ भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ओके, जब समय मिलेगा आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। कुछ लोगी नहीं? नहीं, बैठो, कुछ तो लो। नहीं, यहीं से ऑफिस जाऊंगी, घर पर आऊंगी, फिर बड़ी वाली पार्टी लूंगी। अभी नहीं। विदा लेकर आस्था चली गई और राजवीर अपने काम में व्यस्त हो गया। 1 हफ्ते तक रणदीप लगातार निम्मो और गुड्डो के साथ कॉलेज छोड़ने और लेने आता रहा, पर इतने दिन रोनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे लगे कि वो अब उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो, ना कोई गलत हरकत।
नहीं की, ना कुछ बोला। यहाँ तक कि वो गुड्डू निम्मो के सामने गलती से पड़ जाता तो चुपचाप निकल जाता। यकीन तो ना था उनको कि रोनी सुधर गया, पर रणदीप अब थोड़ा निश्चिंत जरूर हो गया कि शायद रोनी अब वैसी कोई हरकत करने से डरेगा। वो अपने 2 आदमियों को रोनी पर नजर रखने को कहता है और कुछ भी गड़बड़ का अंदेशा लगे तो तुरंत उसे सूचित करने की जिम्मेदारी दे गांव चला गया। उसे वहां भी किसानों की डीसी ऑफिस को घेर कर धरना प्रदर्शन करने का जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां भी देखनी है। वो फिलहाल 1-2 दिन के लिए गांव चला गया। यहाँ आने के बाद से डुग्गू भी 1-2 दिन से थोड़ा ढीला चल रहा था। शायद पानी बदला ना, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। आज तो सुबह भी पेट पकड़कर बता रहा था कि दर्द हो रहा है। निधि शाम को उसे डॉक्टर के पास भी ले गई, पर अभी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। निधि स्कूल जाने लगी तो उसकी गोदी से उतरने को तैयार नहीं था। निधि का मन भी ना था, पर स्कूल जाना भी जरूरी था। तो वो यह कहकर कि डुग्गू की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी या उसने ज्यादा तंग किया तो उसे फोन कर दे, वो आज छुट्टी लेकर आ जाएगी। और फिर ये कहकर वो स्कूल चली गई। आने जाने में उसे भी फिलहाल दिक्कत ही हो रही थी। स्कूल शहर से बाहर आर्मी कैंट के पास है। आने जाने के लिए व्हीकल का सोच रही थी, पर तन्मय आ जाए तो खुद ही ले लेगा। कुछ दिन की बात है, तब तक स्कूल वैन से ही चली जाया करेगी, सोचकर मैनेज कर रही है। निम्मो और गुड्डो भी कॉलेज के लिए तैयार थी। कल से रत्नावली फेस्ट शुरू हो रहा है, तो आज उसकी फुल एंड फाइनल ड्रेस रिहर्सल होनी है, जिस वजह से निम्मो को भी आज फुल ड्रेस में जाना पड़ेगा। उसको ब्लैक कलर के गोटेदार पंजाबी सूट पर पीले रंग की फुलकारी चुन्नी और बालों की चोटी पर ग्रीन कलर का परांदा, माथे पर टीका, कानों पर बड़ी बड़ी गोल बालियां और थोड़ा बहुत मेकअप करके जाना था, जिसमें आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी इमेजिन कर सकते हो फोटो देखकर। कॉलेज पहुंचने के बाद निम्मो तुरंत ही सबके साथ रिहर्सल रूम में चली गई ताकि तैयारी कर सके। आज प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के अन्य स्टाफ के समक्ष उनकी फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, इसलिए परफॉर्मेंस भी उसी ऑडिटोरियम में ही होगी जहां पर कल से रत्नावली फेस्ट के प्रोग्राम होंगे। वेन्यू भी निर्धारित हो चुका है। उनका भांगड़ा और गिद्दा नृत्य अंतिम दिन निर्धारित है। आज प्रैक्टिस में दिन चला जाएगा, तो फिलहाल वो कोई लेक्चर नहीं लगा पाएगी, पर सोचा है वहाँ से जल्दी फ्री हो गई तो आकर इंग्लिश का लेक्चर लगा लेगी। थोड़ी देर बाद सभी लोग ऑडिटोरियम की तरफ चले गए। उनके कॉलेज की बिल्डिंग से लगभग 5 मिनट की दूरी पर था। यहाँ एक बड़ा सा हॉल था, जिसके एक किनारे पर स्टेज बना हुआ था। सभी प्रतिभागी तैयार होकर आए हुए थे और बारी बारी से अपने परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। जब तक उनके डांस नंबर की बारी आई, समय काफी हो गया था। उन्होंने अपना डांस खत्म किया। उसके बाद सबके लिए रिफ्रेशमेंट थी। निम्मो ने टाइम देखा, लेक्चर का समय होने वाला था। अगर रिफ्रेशमेंट के लिए रुकी तो इंग्लिश का लेक्चर छूट जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो सबसे विदा लेकर अकेले ही ऑडिटोरियम से निकल गई। ऑडिटोरियम के बाहर साइंस बिल्डिंग का एक बड़ा सा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ रूम बने हुए थे। आजकल क्लास ना होने के कारण वो पूरी बिल्डिंग खाली थी। वो तेज गति से चलती हुई उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की मकसद से निकल रही थी कि गलियारे में चलते हुए अचानक किसी ने उसका हाथ खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो वहाँ बने कमरे में से एक में थी। किसी ने उसका हाथ खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। निम्मो को कुछ समझ नहीं आया। वो तो चीख भी नहीं पाई क्योंकि उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया था। खुद को संभाला तो देखा सामने रोनी था। रोनी की इस हरकत पर वो गुस्से से भर गई। गुस्से से उसकी सांसें तेज चलने लगी। रोनी ने जेब से पिस्टल निकाला, उसके माथे पर रख दी और उसे दीवार के सहारे खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब वो उसके मुंह से हाथ हटा दिया। आवाज करने की कोशिश की तो इसमें जितनी गोलियां हैं सब तेरे सिर में भर दूंगा, समझी ना? रोनी ने उसके सिर पर पिस्तौल तानी हुई थी। क्या हरकत है ये? निम्मो ने गुस्से से पूछा। तुमने क्या सोचा कि तुम अपने उस भाई को पिस्तौल के साथ रोनी को डराने भेजोगी और रोनी डर जाएगा? हाँ, अगर ये सोच रही थी तो बिल्कुल गलत सोच रही थी, क्योंकि तुम अभी रोनी को जानती नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को गलत फहमी हो गई कि रोनी डर गया। उसके होठों पर कुटिल हंसी थी। मन्ने जान दे। निम्मो ने पिस्टल हटाने हाथ बढ़ाया तो रोनी उसका हाथ झटक देता है। चली जाना।
कहाँ की जल्दी है, एक बार तुम्हें अच्छे से देख तो लूं, कहता हुआ उसे ऊपर से नीचे तक ताड़ने लगा। जो निम्मो उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। रोनी, मारे को जान दे वरना अच्छा ना होगा। निम्मो ने घूर कर उसे देखा तो रोनी भड़क गया। ये घूर कर किसे देख रही है? पता है ना सिर पर पिस्टल लगी है, तुझे डर नहीं लगता? मन ने डरना ना सीखा, खास कर तेरे जैसे गुंडे की गीदड़ भभकियों से तो कभी ना। निम्मो ने निडरता से उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही तो वो हंसने लगा। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? नहीं। अच्छा, तो मैं गीदड़ और खुद को क्या शेर नहीं समझती हो? उसने निम्मो से पूछा तो निम्मो गुस्से से नजरें फेर लेती है। मौत से डर नहीं लगता तो मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा, मौत से बदतर सजा दूंगा। तुझे अंदाजा है इस बात का कि इस कमरे में तू किसके साथ बंद है? मैं अभी तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। रोनी ने पिस्टल उसकी ठुड्डी पर लगाकर उसका चेहरा ऊपर किया तो अब निम्मो थोड़ी घबरा गई। रोनी ने वापस पिस्तौल की नोक को उसके माथे पर रखा और धीरे धीरे खिसका कर उसके होठों पर ले आया। उसके ऐसा करने से निम्मो बहुत घबरा गई। उसकी घबराहट रोनी भी भांप गया। यही तो वो देखना चाहता था कि निम्मो डरे। वो उसकी इस हालत को एंजॉय कर रहा था। उसके पिस्टल की नोक अब फिसलते हुए उसकी गर्दन पर आ गई। निम्मो की तेज चलती सांसें उसे साफ महसूस हो रही थी। वह नोक थोड़ी और नीची कर उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को हाथ से खींच लिया तो निम्मो का दिल भय से धधक होकर रह गया। ना रोनी, उसने उसे ऐसा करने से मना किया, पर उसने चुन्नी जो जमीन पर फेंक दिया और निम्मो को देखकर वैशाली मुस्कान उसके होठों पर तैरने लगी, जिसे देखना निम्मो के लिए असहनीय था। उसने नजरें नीचे कर ली। हो गई ना नजर नीचे? मौत से डर नहीं लगता, पर अगर मैं इस कमरे में तेरे साथ करूं तो तब तो तुझे डर लगेगा ना? उसके इरादे जाने निम्मो अब घबरा गई और डर भी गई। रोनी, मारे को जान दे और ऐसा वैसा कुछ भी करने की सोचा तो अंजाम अच्छा ना होगा। तू हमने ना जाना है हम कौन से। हो ये शेरनी तो डर कर भीगी बिल्ली बन गई। हो रो। तू तो घबरा गई, डर गई ना? डर गई तू तो कह रही थी कि मुझसे डरती नहीं है ना? रोनी अट्ठा हंसी हंसने लगा। रोनी अपने सनक में कुछ भी कर सकता है, इस ख्याल ने निम्मो को डरा दिया। अब वहां से वो किसी तरह बाहर निकलना चाहती थी तो थोड़ी रुआसी हो गई। रोनी, मरने जान दे, वो रिक्वेस्ट करती बोली। उसको ऐसे बेबस देख रोनी को मजा आ रहा था। यही तो वो चाहता था। जब निम्मो उसके आगे डरे गिड़गिड़ाए, वो पिस्टल को उसकी गर्दन से थोड़ी नीचे लेकर हल्का सा दबा देता है तो निम्मो आंखें बंद कर लेती है। मन ने बाहर जाना है, चली जाना, कहाँ की देर हो रही है। निम्मो को उसकी नजरें जिस्म के साथ आत्मा को भी छलनी करती महसूस हो रही थी, जो अब उसे असहनीय लगने लगा। अच्छा चलो, नहीं करूंगा, पर आज तुम कमाल की लग रही हो, मन कर रहा है तुम्हें चूम लूं। कहता वो उसके होठों पर झुकने लगा तो निम्मो ने आंखें मीच ली। जब लगा उसके होठों को चूमने वाला है, अंदर से नई शक्ति का संचार हुआ। वो दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दे देती है तो रोनी लड़खड़ा गया और कमर के बल पीछे की तरफ झुका तो निम्मो ने एक जोर की लात उसके पेट के नीचे मारी तो वो दर्द से तड़प उठा और जमीन पर बैठ गया। मारे को छूने की हिम्मत कर कैसे ली तन्ने? ढेठ के दोबारा ऐसे करने की सोची भी तो चीर डालेगी निम्मो। वो नफरत भरी नजर उस पर डालती है। वो जमीन पर पेट पकड़ते तड़प रहा था। अभी वो बहुत घबरा भी गई थी। नीचे पड़ी अपनी चुन्नी उठाती और दरवाजे की कुंडी खोल बाहर भाग गई। ये रोनी तो बुरे तरीके से उनके पीछे पड़ गया था। निम्मो वहां से भाग तो आई, पर वो घबराहट से कांप रही थी। वहां बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी, इसलिए वहां कोई नहीं था। उसने दौड़कर वो गलियारा पार किया। गेट से बाहर निकली तो यूनिवर्सिटी कैंपस की सड़क थी। थोड़ी आगे जाने पर एक बड़ा सा गार्डन था जहां इक्का दुक्का लड़के लड़कियां बैठे थे। वो भी एक किनारे पर बनी सीमेंट की बेंच पर बैठ गई। घबराहट से वो कांप रही थी। उसका पूरा जिस्म भी पसीना पसीना हो रहा था।
आंखों से आंसू बेतरतीब बहने लगे। ना जाने कब तक वहाँ पर बैठी ही रहती अगर गुड्डू का कॉल ना आता। कहाँ हो भाभी, आप तो कह रहे थे इंग्लिश के लेक्चर के लिए आओगी, वो तो खत्म भी हो गया और आप आई नहीं। अभी तक फ्री नहीं हुई क्या? घर जाने का भी समय हो गया है, गुड्डू ने पूछा। वो डांस के बाद रिफ्रेशमेंट थी तो सबको रुकना पड़ा। अब फ्री हो गई हूँ, आ रही हूँ। वो आंखों की आंसू साफ करती है और वहां से उठकर गार्डन से बाहर निकली और थोड़ी दूर पर स्थित अपने कॉलेज की तरफ आने लगी। उधर निधि स्कूल में थी। गुड्डू की मम्मी फोन करके बताती है कि डुग्गू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वो उनके पास भी नहीं रह रहा है, इसलिए स्कूल से छुट्टी लेकर वापस आ जाए। डुग्गू के कारण निधि पहले से ही चिंतित थी। स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था। जैसे ही फोन आया वो घबरा गई। प्रिंसिपल से छुट्टी ली पर जाने की समस्या होने वाली है। स्कूल वैन स्टाफ छोड़ने नहीं जा सकता। अब एक ही विकल्प बचा था, ऑटो या बस से घर जाना। आज तो रणदीप भी वहाँ नहीं है, अन्यथा वो उसे ही बुला लेती। आज महसूस हो रहा था अपना व्हीकल क्यों ना ले लिया, पर अभी यहाँ आए हुए कुछ दिन हुए हैं, चीजें सेट होने में तो समय लगेगी ही। चिंतित भी थी और झुंझलाई हुई भी। उसकी इस हालत को उसकी सहकर्मी शिक्षिका असीमा, जो उसके साथ प्राइमरी सेक्शन में थी, भांप गई। निधि को परेशान देखा तो कारण पूछती है तो वो उसे सारी समस्या बता देती है कि उसका अर्जेंट घर पहुंचना है। डुग्गू को अभी यहाँ आए हुए कुछ दिन हुए हैं, वो अभी किसी से घुला मिला भी नहीं है, रो रो कर बुरा हाल कर रखा होगा, ऊपर से बीमार है। बोलते हुए निधि रुआसी हो रही थी। मैम आप परेशान मत होइए, उसने निधि को ढांढस बांधा। वो अपनी मम्मी पापा और भाई के साथ कैंट में ही रहती है। उसने निधि को बताया था कि उसके भैया भी आर्मी में मेजर है और वे उनके साथ रहते हैं। उसे भी पता था निधि के हस्बैंड आर्मी में है और कुछ दिन बाद वो भी कैंट में आने वाले हैं। निधि को परेशान देखा तो वो बोली, मैम आप परेशान मत होइए, मैं भैया को फोन करती हूँ, वो किसी को गाड़ी लेकर भेज देंगे, वो आपको घर छोड़ देंगे। आपको अब ऑटो मिले ना मिले, बस का भी इधर पता नहीं क्या सिस्टम है। निधि को इस समय कुछ सूझ नहीं रहा था। खुद पर झुंझला भी रही थी कि क्यों नहीं अपने लिए गाड़ी खरीद ली, पर अब क्या, अब तो जो मुसीबत आ गई है वही सुलझानी है। कुछ ना सोचता देख वो हाँ कर देती है। दोनों स्कूल के बाहर निकल आई। असीमा अपने भाई को फोन करती है तो वो कहते हैं कि उन्हें सिटी में काम से जाना है तो वो भी साथ ही आ रहे हैं, तो 5-10 मिनट रुक जाए। असीमा निधि को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है पर वो नहीं रुकना चाहती। इतनी देर में तो ऑटो से चली जाएगी। असीमा को वापस स्कूल में भेज वो वहां से थोड़े आगे स्टॉपेज पर आने पैदल ही चल पड़ी कि कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी उसे यहाँ आते हुए 2-4 दिन ही हुए हैं, अधिक जानकारी भी नहीं है। आगे आकर वो ऑटो के इंतजार में रुक गई। 5 मिनट से ऊपर हो गए पर कुछ ना मिला। वो परेशान भी हो गई। इससे अच्छा तो वहीं पर रुक जाती। गुड्डू भी कॉलेज में होगी, नहीं तो उसे ही फोन कर लेती। अब निधि के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ने लगी। थोड़ी देर हुई थी कि उसके सामने एक आर्मी जीप आकर रुकी तो वो चौंक गई। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।